उसी हाइट पे वापस आ जाता है तो वो इलास्टिक कोलिजन है। लेकिन अगर उस हाइट पे नहीं पहुंच पाता है तो वो बस कैसा कोलिजन है, इनइलास्टिक। एक दूसरा एग्जांपल दिया था, एक बॉल को थ्रो किया सामने वाली दीवार पे, जब दीवार पे फेंका अपने ऑब्जेक्ट को तो कुछ वेलोसिटी रही होगी जिसके साथ वो दीवार से कोलाइड किया। अब टकराने के बाद अगर वो वापस वही वेलोसिटी से वापस आता है, मतलब 5 मीटर पर सेकंड से टकराया था और वापस भी 5 से ही हटा है, द कोलिजन इज इलास्टिक। लेकिन अगर वेलोसिटी 5 के बजाय 4 हो जाती है, 3 हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है, we will say that collision is not elastic, it will be inelastic। क्या ये क्लियर था ना? फिर एक टर्म बताई थी आपको, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताया कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रादर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है ना, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और डिवाइड किया था इसको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। लेकिन यहाँ दोनों जो है ये रिलेटिव वर्ड है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। पहले केस में क्या बताया मैंने आपको कि 5 की स्पीड से वो दीवार के पास जा रहा था, वॉल इज एट रेस्ट, दीवार रेस्ट में है, तो 5 स्पीड जाने में और वापस भी 5 ही है। टकराया 5 से था, वापस भी 5 से आया, तो ई की वैल्यू 1 आई। तो अगर E की वैल्यू 1 होगी तो हम कहेंगे कोलिजन आर इलास्टिक। अगर E की वैल्यू 1 है तो हम कहेंगे कोलिजन क्या है, इलास्टिक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो E की वैल्यू है 5 से कम वैल्यू आए, यहाँ पे हो सकता है 4 आ जाए। अगर ये 4 आता है तो 5 होगा, दैट विल बी मींस 0.8। अगर ये 3 हो जाती है that means it is 0.6। अगर ये वेलोसिटी रिड्यूस होके 2 ही रह जाती है, that means it is 0.4। अगर ये वैल्यू 1 ही रह जाती है तो that means it is 0.2। तो जो वैल्यू है वो 0.8, 6, 4, तो ऐसे होता जाएगा, 0 नहीं होगी, वैल्यू कुछ ना कुछ होगी लेकिन 5 से कम होगी। तो इस स्थिति में 0 इज लेस देन E लेस देन 1। अगर E की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है, इफ द वैल्यू ऑफ E लाइज बिटवीन 0 एंड 1, वी विल से द कोलिजन्स टू बी इनइलास्टिक। ये टर्म आ गई इनइलास्टिक कोलिजन्स के लिए। अगर हमारी वेलोसिटी जो है वो किससे कम है, इफ माई वेलोसिटी इज लेस देन, जितने से उसको टकराया था उससे कम है अगर। लेकिन ये भी स्थिति हो सकती है कि जो बॉल थी, जो ऑब्जेक्ट था जिसको आपने फेंका, वो दीवार से टकराया और उसके बाद रुक गया। इट मे बी पॉसिबल उसकी वेलोसिटी 0 हो सकती है। 0 का मतलब एक और, 0 का मतलब 0 ही नहीं है। एक स्थिति बताई कि रुक गया वो, एक स्थिति ये भी है कि एक ट्रॉली पर एक बच्चा जो है खड़ा था और पीछे से एक भागता हुआ बच्चा आया और उस ट्रॉली पे चढ़ गया जाके, पीछे से भागता हुआ आया और वो ट्रॉली पे चढ़ गया जाके। तो क्या हुआ इस स्थिति में, कोलिजन हुआ। तो अब ट्रॉली में जो बच्चा बैठा था वो और जो एक और बच्चा आया वो दोनों एक साथ एक वेलोसिटी से आगे को मूव करेंगे, तो उनके बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी पहले ऑब्जेक्ट में और दूसरे ऑब्जेक्ट में, नाउ बोथ ऑब्जेक्ट दे ट्रेवल विद द सेम स्पीड। डेफिनेशन भी यही थी कि इफ आफ्टर कोलिजन द कोलाइडिंग बॉडीज दे मूव टुगेदर विद द सेम वेलोसिटी, द कोलिजन्स आर सेड टू बी परफेक्टली इनइलास्टिक। इफ आफ्टर कोलिजन the colliding bodies they travel with same speed, then the collision is said to be perfectly inelastic। तो इस स्थिति में E की वैल्यू 0 होगी और कोलिजन्स को हम क्या कहेंगे, परफेक्टली इनइलास्टिक। तो ये क्लियर होनी चाहिए हमें टर्म, तब हम आगे बढ़ सकते हैं कि हमारे पास we have got
three type of collisions: elastic collisions, inelastic collisions, and perfectly inelastic collisions. The collisions between atom and molecules, atomic and subatomic particles, they are treated as elastic collisions. Otherwise, all the collisions in our day-to-day life, they are inelastic. You are given that whether the collision is elastic or it is inelastic, and you are going to solve the problem according to that. You can classify them forces के base पे. Forces doing work are conservative for elastic collisions, whereas forces doing work, they may be conservative, but some forces must be non-conservative forces. कुछ forces जो हैं नॉन कंजर्वेटिव जरूर होंगी, है ना जी. तो इस तरह से था हमारा ये कोलिजन्स की टाइप. अब एक काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं आपके पास करने जा रहा हूं. वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन, दैट इज हेड ऑन कोलिजन. वन डायमेंशनल का मीनिंग है कि जो दो बॉडीज आपस में टकरानी है, जो दो ऑब्जेक्ट्स आपस में टकराएंगे, दे आर मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. One dimension means one axis, so they are moving along some straight line, and even after collision they continue to move along the same straight line. If the colliding bodies, they are traveling along a straight line, and even after collision they continue to travel along that straight line, we will say the collisions are one dimensional, the collisions are head on collisions. And one more word is written there, elastic. So I am treating the collisions to be elastic. It means collisions अगर elastic हैं तो इसका meaning क्या है? Momentum and kinetic energy during the collision is constant. दोनों constant हैं. तो यहाँ पर कल भी मैंने एक situation दी थी आपको. This is mass m1 traveling with velocity u1. Mass m1 traveling with velocity u1. Let us take this body as A. A is traveling with velocity of u1. Another object is traveling with velocity of u2. Let us write it as B. And this body has mass equals to m2. So I have two bodies of mass m1, mass m2 traveling with velocities u1 and u2, and this situation is before collision. ये स्थिति है before collision. ये before collision है, and remember u1 is greater than u2. What does it mean? That body A, after some time it will meet the body B from behind and collide with each other. When they collide against each other, they come in contact. Both the bodies, they come in contact. Body A exert a force on body B. Force on 2 due to 1. Similarly, body B exert a force on 1. तो ये फोर्स है on 2 due to 1. This force is on 1 due to 2. Body A exert a force on body B. Body B exert equal and opposite force on A. They come in contact for a very small time, and during this collision, during their interaction, they exchange the energy and momentum. This is the situation during collision. This will be the situation during collision. बच्चों, one dimensional means the bodies are moving along some straight line. Head on means सीधी बिल्कुल straight टक्कर हो रही है, दोनों के एक्सिस एक ही है. नहीं तो कई बार ये हो सकता है कि जो बॉल जो मीट करेगी वो आधी नहीं मीट करेगी, थोड़ा सा हिस्सा लगता है बॉल का. पूरा हिस्सा पूरा सीधे टक्कर हो रही है ना. सामने से गाड़ी आ रही है, इधर से एक और गाड़ी आ रही है, साइड नहीं लगी, बिल्कुल सीधी टक्कर हुई. ये पीछे से हुई है टक्कर, ये भी हेड ऑन ही है.
after the collision, now what will happen? Body A starts moving with some velocity v1, and similarly body B starts moving with velocity v2. This will be the situation after collision. This will be the situation after collision. We will study this collision and we will try to find out the values for velocities v1 and v2 in terms of m1 m2 u1 u2. हम ये निकालने वाले हैं अब यहाँ पे using the concept of elastic collisions. Remember, collisions are head on. Remember, collisions are elastic. ये दो बातें याद रखनी है when we are going to solve it. चलिए, if the collisions are elastic, then the momentum of the two bodies before the collision must be equal to total momentum of the two bodies after the collision. तो अभी before collision बात कर लेते हैं कि कितना momentum है दोनों का. Momentum is the product of mass and velocity. मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे. m1 u1 momentum in the x direction, m2 u2 momentum in the x direction, both are in the same direction and both are vectors. So if two vectors are acting along the same straight line, they will add up. थीटा 0 डिग्री है उनमें. दो वेक्टर्स में अगर 0 डिग्री का एंगल बने तो दोनों वेक्टर्स को सिंपल ऐड कर दिया जाता है, जिस तरह से अलजेब्रा में करते हैं. तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 मोमेंटम बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. तो m1 v1 प्लस m2 v2. ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं. कहां से आई है स्टेटमेंट? दिस कहां से आई है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से. बिकॉज ड्यूरिंग द one-dimensional elastic collisions, because the collisions are given to you as elastic, we have the knowledge that during elastic collisions momentum remains same before collision and after collision. मोमेंटम चेंज नहीं करेगा. देखो बच्चों, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसका मोमेंटम जितना यहाँ है उतना ही यहाँ होगा. नो, दोनों का मिलके जितना है, इसका और इसका प्लस करना है तो बाद में भी दोनों का प्लस करना है. हो सकता है इसका मोमेंटम घट जाए और इसका क्या हो जाए कोलिजन के बाद? बढ़ जाए. वाइस वर्सा, उल्टा भी हो सकता है. हमें नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन यस, टोटल विल रिमेन द सेम. टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन मस्ट बी सेम. तो यहां पर एक काम कर लिया जाए, अब थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया जाए इसको. m1 u1 माइनस m1 v1 बराबर है, वहां पर ऑलरेडी है m2 v2 माइनस m2 u2. मैथमेटिक्स है, थोड़े स्टेप्स देखते रहेंगे. सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई मैंने वो नहीं हार्ड एंड वो कोई टफ नहीं स्टेप होगा कोई भी. यहाँ पे ये इजी स्टेप्स है और ये नंबर 1 नाम दे देंगे इसको. I have applied the law of conservation of momentum to the situation given to me. I arrived at a result और वो रिजल्ट आपके पास लिखा गया है. Similarly, now you have to apply the conservation for kinetic energy. As you know that during elastic collision momentum is conserved, kinetic energy is also conserved. तो if kinetic energy is also conserved, तो चलिए कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी लगा देते हैं. काइनेटिक एनर्जी बीइंग द स्केलर क्वांटिटी, सो इसको तो सिंपल ऐड ही होना है स्केलर क्वांटिटी को. व्हाट अबाउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट? तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ m1 u1 स्क्वायर. दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी फॉर फर्स्ट ऑब्जेक्ट, हाफ m2 u2 स्क्वायर. पहले की काइनेटिक एनर्जी दूसरे की काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पहले की काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद
और सेकंड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद। इसको भी हम रीअरेंज करेंगे, 1 1 वाली टर्म्स को एक तरफ ले लेंगे। अब थोड़ा एक स्टेप कम कर दूंगा मैं, अगर आप माने, समझ जाए। अगर आप पहले में हाफ m1 है, सब में हाफ m1 है, कॉमन होगा, या तो सब जगह काट दीजिए इसको। एक तरीका तो ये है, सब जगह हाफ m1 काट दीजिए, तो क्या रहने वाला है मेरे पास, पर नहीं, हाफ कटेगा सब जगह, m1 नहीं कटेगा, हाफ m1। और बच्चों यहाँ ऑलरेडी u1 स्क्वायर है, उधर से v1 स्क्वायर आएगा। और बिल्कुल ऐसा ही दूसरी तरफ भी होगा, हाफ ऑफ m2, लेकिन यहाँ v2 पहले होगा और u2 बाद में होगा। ये v और u में अंतर लिखते रहना कॉपी पे बच्चे, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो फिर। हाफ से हाफ मैं हटा दूंगा बच्चों, और यहाँ पर एक फार्मूला लगाने वाला हूँ, यहाँ ब्रैकेट में लिख देना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। m1 बच्चों यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, होगा कि नहीं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू m2 a माइनस b a plus b. After getting this result, name this as equation number 2. I have applied conservation of momentum and conservation of energy, as you can see there. लगाया है मैंने यहाँ पे। हाँ ठीक है जी, सिचुएशन इज क्लियर। डायग्राम आपके पास बना है, जरूरत पड़ेगी मैं दोबारा ले लूंगा डायग्राम को। अभी मैं डायग्राम को हटा रहा हूँ। मुझे डायग्राम में सिर्फ ये दिखाना था आपको कि वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन क्या है, बिफोर कोलिजन क्या है और आफ्टर कोलिजन क्या क्या गिवन है। चलिए अब ये लाइन भी हटा दी जाए, जरूरत नहीं है इसकी भी, इस लाइन की भी जरूरत नहीं है, जरूरत इन लाइनों की भी नहीं है। मुझे ये दो लाइनें चाहिए सिर्फ, जो 1 इक्वेशन आई और 2 इक्वेशन आई। नाउ आई हैव टू डिवाइड दिस टू। मुझे इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करना है। स्टेप विल बी डिवाइडिंग इक्वेशन 1 विद इक्वेशन नंबर 2। डिवाइड करेंगे अगर तो क्या आने वाला है, u1 माइनस v1 u1 प्लस v1। डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, m1 u1 माइनस v1 है, इक्वल टू m2 v आएगा पहले यहाँ पे, v2 माइनस u2 v2 प्लस u2 डिवाइडेड बाई m2 v2 माइनस c2। काट दीजिएगा जो कटना है, m1 से m1 कट जाएगा, u1 माइनस v1 से u1 माइनस v1, m2 से m2, ये इससे कट गया। आई एम लेफ्ट विथ u1 प्लस v1 इक्वल टू v2 प्लस u2। फर्दर अगर हम अब दोबारा वापस ले आए u1 को u2 के साथ, u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1, u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1। इसको बच्चों यहाँ जैसे नंबर 3 भी दे सकते हो आप, नंबर 3 भी दे सकते हो इसको। और यहीं पे अब एक काम और कर लीजिए, u1 माइनस u2, फर्स्ट बॉडी इज ट्रेवलिंग विद u1 वेलोसिटी, सेकंड बॉडी इज ट्रेवलिंग विद u2 वेलोसिटी, और u1 बड़ा था u2 छोटा था। बच्चों एक बाइक वाला आगे जा रहा है, एक उससे पीछे से आ रहा है, पीछे वाला ज्यादा स्पीड में है, पीछे से जो गाड़ी आ रही है उसकी स्पीड ज्यादा है, तो अब वो जो दोनों में गैप है वो कम होता जाएगा। दोनों ट्रैवल कर रहे हैं लेकिन दोनों के बीच का जो गैप है वो लगातार कम होता जाएगा, लेकिन जो गैप कम होता जाएगा दैट डिक्रीज विद द वेलोसिटी ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टू।
अगर 45 किलोमीटर पर आवर पीछे वाले की स्पीड है, 30 की आगे वाले की है, तो डिफरेंस बच जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब 1 घंटे में अगर 15 किलोमीटर का गैप होगा वो पूरा भर जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड u1 माइनस u2 इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। क्या कहते हैं इसको? रिलेटिव वेलोसिटी। ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले। और ये क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन ऑब्जेक्ट्स है ना, बिटवीन लिखता हूं, बिटवीन ऑब्जेक्ट्स बच्चों आफ्टर कोलिजन है। ये क्या है? ये कोलिजन के बाद है उनमें डिफरेंस। और कोलिजन के बाद u2 माइनस u1 लिखा, v2 माइनस v1 लिखा हुआ है, मतलब हो सकता है v2 बड़ा होना हो। तो हम इसको क्या कहेंगे? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्या कहेंगे इसको? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ROACH, अप्रोच, ROACH है ना। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ओवर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दोनों बराबर है, और इसका मतलब हो गया कि E इक्वल्स टू 1। ये फर्स्ट हिस्सा कंप्लीट हो गया। और कई बार इतना ही आता है प्रूव करने को। प्रूव दैट ड्यूरिंग वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन, ड्यूरिंग हेड ऑन कोलिजन्स, the value of coefficient of restitution is 1, meaning thereby you have to prove that velocity of approach and velocity of separation they must be the same। पहले u1 माइनस u2 है, उनका गैप कम हो रहा है, कोलिजन के बाद वो दोबारा गैप बढ़ने लग गया, मतलब v2 starts to travel with certain velocity और v1 की वेलोसिटी v1 है, तो दोनों में जो डिफरेंस है उससे वो गैप क्या होता जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, आई होप ये कॉन्सेप्ट हमें ओके हो गया। ये इस आर्टिकल का फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने प्रूव किया कि वैल्यू ऑफ E इक्वल्स टू 1। तो कई बार यहीं तक प्रूव करने को आएगा आपको पेपर में कि प्रूव E इक्वल्स टू 1 फॉर वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिख के तो बताइए मुझे समझ में आ गया क्या? बताइए जल्दी से, क्या ये समझ में आ गया हमें? हाँ ठीक है। माधव जुड़ा है तो फिर आज ज्वाइंट कौन नहीं है हमारे साथ पे? माधव अगर साथ में है तो कौन नहीं ज्वाइंट है आज? सब बच्चे मैसेज करेंगे। माधव हो गया, भावना हो गई, व्हाट अबाउट मीनाक्षी एंड अदर्स? अपने आप को मीनाक्षी लाइव कर लिया करो बच्चे, तुम बीच में ना गैप आ जाता है कई बार, फिर कमेंट्स सही टाइम पे नहीं आएंगे। In the next part I am going to solve for velocities of the bodies after collision. I am going to find v1 and v2। दो ही बच्चों के कमेंट आए हैं, इसका मतलब या तो दो पीछे चल रहे हैं, या तो आप लोग पीछे चल रहे हो, या फिर आप क्लास नहीं अटेंड कर रहे हो, है ना। जल्दी से, हार्दिक गायब है कहीं पे, मीनाक्षी और चिराग, तुम तीनों के मैसेज क्यों नहीं आए मुझे अभी तक? अभी अगले हिस्से में मैं गोइंग टू फाइंड आउट द वेलोसिटीज ऑफ द टू बॉडीज आफ्टर द कोलिजन। तो यहां से इक्वेशन से लेंगे अब। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 बच्चों, इक्वेशन 3 से यू हैव टू फाइंड इधर u1 और u2। चलिए u1 ही निकाल लेते हैं। u1 विल बी, तो वैल्यू ऑफ u1 विल बी, ये परे जाएगा प्लस हो जाएगा v2 माइनस v1 तो है, और ये प्लस क्या हो जाएगा u2। बच्चों यहाँ साइन का ध्यान रखना थोड़ा सा। इस वैल्यू को यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 आई थी बच्चे,
इक्वेशन नंबर 1 आई थी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आप कॉपी अगर यूज कर रहे हैं साथ में तो कॉपी पे देखते रहिए जरा, उसमें हमें इस वैल्यू को भरना है। आई हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन दैट, मुझे वहां पे ये डालनी है वैल्यू। अगर आपके पास है वो तो देखिए जरा। पुट डाउन द वैल्यू देयर एंड सॉल्व फॉर दैट। भरिए जरा उस वैल्यू को। हरियप शाबाश, बस मैं भी ज्वाइन हो रहा हूँ। अभी भी नहीं आया इनका मैसेज है ना, इसका मतलब ये बच्चे बाहर ही हैं, कहीं क्लास नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ वीडियो ऑन है और बाहर निकल गए। चलिए, तो वहां था M1U1, याद करिए M1U1 फर्स्ट था, यही था ना, M1U1 माइनस V1 था, है ना, या चलिए ऐसे था M1U1 प्लस M2U2, याद करिए, बराबर है M1V1 प्लस, अब मैंने इक्वेशन एक नंबर नहीं लिखी, वैसे एक नंबर डायरेक्ट भी हो जानी थी, मैंने सीधी नहीं लिखी, सीधा उसमें भी भर सकता था मैं। चलो वही इक्वेशन लिख देता हूँ मैं 1 नहीं, ताकि यहाँ ठीक हो जाए। तो यहाँ मेरी इक्वेशन थी, मैं सही वही लिख देता हूँ दोबारा से, छोड़ दो। U1 माइनस V1, यहाँ था U1 माइनस V1 बराबर M2 V2 माइनस U2, यही थी ना। बता देना अगर गलत होगी तो, नहीं तो सारा गलत चलेगा। M1 U1 माइनस V1 तो एज इट इज लिखे रखेंगे अभी। हाँ, U1 की वैल्यू भरनी है ना, U1 की वैल्यू दे दी मुझे, सॉरी, U1 की वैल्यू वहां है V2 माइनस V1 प्लस U2, ये वैल्यू भर दी मैंने, लेकिन ये सिर्फ U1 की थी और फिर माइनस V1 भी है। यहां तक U1 की वैल्यू है, फिर उसके बाद माइनस V1 है, बराबर M2 V2 माइनस U2। बच्चों जल्दी से ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। अब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, M1 V2 माइनस बच्चों V1 और V1 2V1 हो जाएगा, और M1 भी है 2 M1 V1। क्या ये क्लियर है? 2 M1 V1 हो जाएगा, क्योंकि V1 और V1 माइनस 2 हो जाएंगे, माइनस 2 M1 V1 और प्लस M1 U2 इक्वल्स टू M1 V2 माइनस 2 M1 V1 माइनस M1 U2, ये वाला आ गया है ना, M1 U2, और उधर रह गया M2 V2 माइनस M2 U2। हमें V1 और V2 निकालना है कोई एक, तो यहाँ पे V2 कहाँ है, देखो, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, इसको ले आते हैं इधर फिर, है ना, ये ठीक ही है मुझे लग रहा है। अभी गड़बड़ तो नहीं है ना? गड़बड़ तो है कहीं ना कहीं, गड़बड़ तो है कहीं ना कहीं, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, आई डिड इट रॉन्ग। मुझे U1 नहीं निकालना चाहिए था, मुझे V1 निकालना था, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हुआ है बच्चों। यहाँ जो सब्स्टिट्यूशन थी वो गलत चीज की भर दी मैंने, सॉरी। हाँ, मैंने V1 और V2 में से एक वेरिएबल हटाना था, तो मेरे पास रिजल्ट था U1 माइनस U2 बराबर है V2 माइनस V1। मुझे V2 निकालना था वहां से, V2, और V1 इधर लाना था, U1 माइनस U2 प्लस V1, सॉरी, ये रिलेशन थी क्वेश्चन नंबर 3। मुझे यहाँ से V2 निकालना है तो प्लस V1 आ जाएगा, U1 U2 नहीं हटाने हैं ना हमें। तो अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन होगी M2, चलो लिखे रखता हूँ, V2 माइनस U2, यहाँ भरेंगे इसको, M1 U1 माइनस V1 बराबर M2, यहाँ भरी जाएगी वैल्यू M2, और यहाँ V2 की वैल्यू क्या लिखूंगा, U1 माइनस U2 प्लस V1। V2 की वैल्यू ये भर दी जाए, और फिर माइनस U2 है वहां पे,
अंतर सिर्फ यही था। अच्छा चिराग यस शर्मा, यस सर, अब ठीक है, कोई नहीं बच्चा, कोई नहीं। तू क्लास नहीं लगाता है, कहीं बाहर गायब हो जाता है, मुझे तेरा डाउट लग रहा है, और मुझे लग रहा है कहीं गेम्स वगैरह में इन्वॉल्व है चिराग, और इट्स नॉट गुड फॉर यू। आपके लिए ये बेहतर नहीं है, और आपको ये पता भी नहीं चलेगा आप कब जो है बिल्कुल आउट हो गए +1 क्लास से। तो ये मत समझिए कि मुझे पता नहीं चल रहा है, यहाँ पे मैं बेशक दूर हूं, लेकिन मैं तुम्हारा जो दिमाग है ना वो यहाँ से रीड कर रहा हूँ। काफी देर से मैं आपको मैसेज करने के लिए बोल रहा हूँ, और आप यू आर नॉट टाइपिंग इट फ्रॉम योर साइड। और ये मीनाक्षी भी अभी ज्वाइन हुई है सिर्फ। ऐसे नहीं चलता है। और मेरे पास ये रिकॉर्ड है सारा, तुम कब क्लास लगा रहे हो कब नहीं क्लास लगा रहे हो। M1 U1 और धोखा किसको दे रहे हो? मुझे नहीं देना है धोखा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। M1 U1 माइनस M1 V1 बराबर है, यहां बच्चों U1 है, M2 U1 ठीक रहेगा, U2 और U2 2U2 हो जाएगा, तो यहां आएगा -2M2 U2 प्लस M2 V1। आपको ये नहीं दिख रहा है? देखो दो बच्चे जो है हमारे साथ ऐसे ज्वाइंट है जो हमारे क्लास में भी नहीं है, और आप क्लास में होने के बाद इनको तो फिर भी स्कूल में हो सकता है पढ़ा दिया जाएगा, तुम्हें कौन पढ़ाएगा फिर बॉस? अगर आप बाहर रहते हो तो फिर कौन करवाएगा तुम्हें इन चीजों को? जैसे 10th हुई वैसे +1 भी हो जाएगी भाई, हो जाएगी मान लिया, लेकिन अल्टीमेटली जब आपको पता चलेगा कि हमने गड़बड़ कर दिया है, और पता भी नहीं लगेगा आपको कब गड़बड़ हो गई। आज की डेट में एंट्रेंस एग्जाम है हर जगह, रिजल्ट 10th +1 इसका कोई नहीं पूछता है, नॉलेज बेसिकली काम करती है। हाँ जी, हमें ये बच्चों V1 माइनस वाला है, ये उधर चला जाएगा, और ये प्लस वाला है, थोड़ा ध्यान देंगे। वेलोसिटी V1 निकालनी है तो इनको एक तरफ कर देंगे, तो अगर ये दूसरी तरफ जाता है तो वहां बच्चों M1 V1 हो जाता है, और वहां ऑलरेडी एक टर्म पड़ी है M2 V1। ध्यान देंगे मैंने उधर वाली साइड लिखी है, और अगर आपको गड़बड़ लग रही है नहीं लिखता हूं इसको पहली साइड लिखूंगा, छोड़ देता हूं। यहाँ M1 U1 है और यहाँ M2 U1 है, इसको ले आओ इधर को, M1 U1 माइनस M2 U1, ये टर्म इधर आ गई तो माइनस की होगी, ये प्लस का हो गया इधर आके 2M2 U2 प्लस का हो गया, और उधर ऑलरेडी था M2 V1 और इधर से गया ये माइनस वाली टर्म तो प्लस M1 V1। थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करेंगे और कुछ नहीं है। इन दोनों टर्म्स में कॉमन देख लो U1 है, तो यहां पर U1 कॉमन आ जाएगा, M1 माइनस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 इंटू U2 इक्वल्स टू M1 प्लस M2 और साथ में V1। M1 माइनस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 U2 इक्वल्स टू M1 प्लस M2 इंटू V1। तो यहां से आई हैव गॉट द रिजल्ट, और ये याद भी करना पड़ सकता है हमें अगर आपने न्यूमेरिकल्स करने। V1 की वैल्यू मेरे पास आ गई है, तो बेशक इसी टर्म को पहले लिख लो चाहे या कैसे भी कर लो, तो मैं लिख रहा हूं 2M2 U2 को पहले लिख रहा हूं प्लस M1 माइनस M2 इंटू बच्चों U1 डिवाइडेड बाय ये डिवाइड करके M1 प्लस क्या हो जाएगा M2। दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ, देख लो इसमें नॉन वेरिएबल है सारे, M1 M2 पता है कौन कोलाइड कर रहा है, U1 और U2 भी पता है उनकी वेलोसिटी क्या है, तो you will get the velocity V1, velocity V1 after collision for the first body, वो हम आसानी से कैलकुलेट यहां से कर सकते हैं। अभी मैंने यहां से V2 निकाला था, आज आपके लिए ये एक्सरसाइज है, हालांकि हम यहां सिमिलरली लिख लेंगे, आप यहां इतनी ही कैलकुलेशन करेंगे और V2 के बजाय V1 ले लो यहां से V1, तो V1 जब निकालोगे तो V1 किसके बराबर आएगा, ये V1 इधर लाना पड़ेगा,
तो v1 इक्वल टू v2 माइनस u1 और ये उधर जाके प्लस u2। v2 निकालना है, v1 आपको, ठीक है ना। तो v1 बराबर है v2 माइनस u1 प्लस u2 करके वो यहां सब्स्टिट्यूट करिएगा, एक वैल्यू आपके पास वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉडी के लिए भी आएगी। तो मैं टॉप पे दोनों वेलोसिटीज लिख देता हूं आपके लिए। अब v1 आया मेरे पास 2m2u2 प्लस m1 माइनस m2 इंटू u1 ओवर m1 प्लस m2। ये पहला रिजल्ट था। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से अब ये आपके लिए घर के लिए भी काम है। यू कैन ट्राई फॉर v2, और v2 में चेंज करना क्या है आपको, सिर्फ 2 को 1 से रिप्लेस करना है और कुछ भी नहीं करना। इस रिलेशन में जहां 2 है वहां 1 कर देना है, 2m1u1, और यहां जहां 2 है वहां 1 कर देना है, तो m2 माइनस m1 और u की 1 की जगह u2, m1 की जगह m2 और m2 की जगह m1, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे तो टोटली आने वाला है। These are the velocities after collision। कुछ यहाँ पे स्पेशल केसेस लिए जाते हैं कि ऐसा हो तो क्या होगा, और वो स्पेशल केसेस अब हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो बच्चों, 2 काम हो गए, अब हमारे 2 आर्टिकल कंप्लीट हो गए यहां तक। इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव प्रूव्ड दैट वैल्यू ऑफ E इक्वल्स टू 1, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1 फॉर one-dimensional elastic collisions. Then in the second part I have solved for velocities v1 and v2 after collision। दोनों ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं, यहां से दोनों ही आर्टिकल्स काफी इंपॉर्टेंट हैं। अब कुछ स्पेशल केसेस के लिए चलते हैं, और कई बार एग्जामिनर बोलता है इन केसेस को डिस्कस करो जो अभी आपके पास करने वाला हूं मैं। पहला केस है व्हेन both objects have equal mass, are of equal mass। जब दोनों ऑब्जेक्ट बराबर हैं आपस में, कंचे खेले होंगे आपने, दोनों ऑब्जेक्ट का मास बराबर है, दोनों कंचे जो हैं एक जैसे हैं, तो यहां पर m1, इसका मतलब m1 और m2 बराबर है, इक्वल टू m मान लीजिए। बोथ द मासेस आर इक्वल, m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m मान लेता हूं। तो अगर दोनों मासेस इक्वल हैं तो सॉल्व फॉर वेलोसिटीज। तो वेलोसिटी क्या होगी, देखिए बच्चों अब ध्यान देना, m2 की जगह भी m ही भरना है। 2mu2 m माइनस m क्या हो जाएगा, 0 ओवर m प्लस m क्या हो जाएगा, 2m। 2mu2 प्लस 0 डिवाइडेड बाय m प्लस m इज 2m। तो 2m से 2m कट गया, u2 के बराबर आया, मतलब v1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u2। और इसी तरह से बच्चों आप v2 सॉल्व करेंगे तो v2 कितना आएगा, u1 के बराबर आएगा। देख लो चाहे आप, 2m1u1 2mu1 हो जाएगा, यहां पे दोनों बराबर हैं, 0 हो जाएगा, m प्लस m 2m हो जाएगा, तो 2m और 2m कट जाएंगे, u1 बच जाएगा। v1 वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज u2, मतलब कोलिजन से पहले जो दूसरे ऑब्जेक्ट की थी, और सेकंड ऑब्जेक्ट की वो होगी जो कोलिजन से पहले फर्स्ट ऑब्जेक्ट की थी, यही है ना। मान लो ये 2 ऑब्जेक्ट है, ये 2 कंचे हैं, एक की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है और एक की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है, सॉरी आगे वाले की 4 और ये ऐसे होगा, फर्स्ट की 4 है और सेकंड की 2 है। तो कोलिजन के बाद क्या होने वाला है बेटा, कोलिजन के बाद ये वाले ऑब्जेक्ट की 4 हो जाएगी और ये वाले ऑब्जेक्ट की 2 हो जाएगी, मतलब they will interchange their velocities after collision। But remember this is
possible only if the collisions are elastic. If the collisions are elastic, then after the collision, the colliding bodies, they will interchange their velocities. कब? When both are of equal masses. दोनों का मास जब बराबर है तो वो क्या करते हैं, वेलोसिटीज को एक्सचेंज कर लेते हैं। वेलोसिटीज को क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। ये फर्स्ट केस था, स्पेशल केस नंबर 1। स्पेशल केस नंबर 2 आता है, ठीक है ना बेटा, यहां तक समझ में आ गया क्या? व्हेन इस सेकंड बॉडी को टारगेट बोलते हैं हम, टारगेट बॉडी जो आगे वाली है जिसकी स्पीड कम है, टारगेट बॉडी इज एट रेस्ट। अगर सेकंड बॉडी रेस्ट में होगी बच्चों, अभी भूल जाइए फर्स्ट केस को डिस्कस कर लिया कि बोथ आर ऑफ इक्वल मासेस, द बॉडीज दे विल एक्सचेंज देयर स्पीड, उनकी जो स्पीड है वो एक्सचेंज हो जाएगी, है ना। अभी मुझे क्या चाहिए कि अगर टारगेट बॉडी रेस्ट में है, इफ टारगेट बॉडी इज एट रेस्ट, टारगेट मतलब सेकंड बॉडी रेस्ट में है, m2 मास है जिसका, दैट इज टारगेट बॉडी रेस्ट का मतलब है u2 इज 0, सेकंड बॉडी की स्पीड 0 है, ये 2 नहीं दे रखी है, ये 0 दे रखी है, सेकंड बॉडी एट रेस्ट। अभी कहीं से हार्दिक भी आ गया है ना, u2 इज 0, सेकंड बॉडी इज एट रेस्ट, सेकंड बॉडी इज एट रेस्ट। तो सेकंड बॉडी रेस्ट में है तो यहां फार्मूले बना लेते हैं वेलोसिटीज के। तो v1 इक्वल टू, बच्चों u2 को 0 भरना है तो ये 0 हो गया, पहली टर्म 0 हो गई, तो क्या बच गया, m1 माइनस m2, m1 प्लस m2, और ब्रैकेट के बाहर बच गया u1, देख लो u2 इज 0, तो पहले बॉडी की जो वेलोसिटी है वो ये होगी, और सेकंड बॉडी की जो वेलोसिटी है v2, दैट विल बी, u2 को 0 करना है ना तो ये 0 हो जाएगा अब, और इधर वाली टर्म बचेगी 2m1 u1 ओवर m1 प्लस m2, तो 2m1 u1 ओवर m1 प्लस m2, दिस विल बी द वेलोसिटी फॉर द सेकंड बॉडी आफ्टर द कोलिजन। तो अब ये वेलोसिटीज मैं थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूं, क्योंकि मेरे पास व्हेन द टारगेट बॉडी इज एट रेस्ट, मुझे ये फार्मूला यूज करना है, ठीक है जी। टारगेट बॉडी एट रेस्ट, नाउ टारगेट बॉडी एट रेस्ट, देखो जब दोनों मासेस इक्वल थे तो क्या हुआ था, एक्सचेंज कर ली थी वेलोसिटी। तो यहां दोबारा डिस्कस वही केस करेंगे, पहला केस कि टारगेट बॉडी रेस्ट में है लेकिन सब केस हो गया, क्या हो गया, सब केस, मेन यही रहेगा टारगेट बॉडी एट रेस्ट। पहला केस ये बोलता है व्हेन बोथ द बॉडीज, ऑब्जेक्ट्स लिख दिया है, आर ऑफ इक्वल मासेस, दोनों के मासेस दोबारा बराबर अज्यूम कर लो, दैट इज m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m मान लेता हूं, बराबर है ना। तो देखो जरा m1 और m2 बराबर है तो v1 क्या आएगा, v1 क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा ना m1 माइनस m2 के कारण, m माइनस m इज 0, तो v1 इज 0 बच्चों। एंड व्हाट अबाउट v2, देखो यहाँ v2 क्या होगा, 2m अपॉन m प्लस m, अगेन 2m इंटू u1, तो इसका मतलब ये हुआ v2 इज u1। थोड़ा सिचुएशन को ऐसे समझो, ये पीछे से बॉडी आ रही है 4 मीटर पर सेकंड से, और ये बॉडी रेस्ट में है, लेकिन दोनों का साइज बराबर है, जितना मास ये है, अगर ये 1 किलोग्राम है, दिस इज आल्सो ऑफ 1 किलोग्राम, दोनों का मास बराबर है। तो कोलिजन के बाद क्या होगा, कोलिजन के बाद क्या होगा, ये बॉडी रुक जाएगी, नहीं, इसकी स्पीड 4 हो जाएगी और ये रुक जाएगी। एक और एग्जांपल देता हूं इसका, एक और एग्जांपल देता हूं इसका बच्चों। चलिए मान लिया ये टेबल है, और यहां से आपके पास आपने एक सिंपल पेंडुलम होता है ना, सिंपल पेंडुलम पता है ना आपको,
सिंपल पेंडुलम, और वो खींचा आपने ऐसे, और ये आके यहाँ इसको हिट करती है, ये बॉल इसको हिट करती है यहाँ आके, देख रहे हो आप। ये टेबल है और ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, थीटा एंगल बन रहा है, और ये हाइट h है, ये हाइट h गिवन है आपको। आपने इस पेंडुलम को खींचा और इस पेंडुलम को खींचा और छोड़ दिया यहाँ खींचने के बाद, और एक बॉडी यहाँ पड़ी थी यहाँ नीचे बिल्कुल इसी मास की। व्हाट विल हैपन, क्या होने वाला है बच्चों, ये ऑब्जेक्ट जब इसको यहाँ आके हिट करेगा तो क्या होगा, क्या होने वाला है, यहाँ आके ये इसको हिट करेगा। बच्चों ये रेस्ट में था, ये क्या था, एट रेस्ट। तो क्या होने वाला है, ये मूव करेगा और ये फिर किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ये ऑब्जेक्ट यहां आके रेस्ट करेगा लेकिन इसकी वेलोसिटी आगे को फिर हो जाएगी। कुछ कोलिजन के पहले ये रेस्ट में था, कोलिजन के बाद ये रेस्ट करेगा यहां पर। बिकॉज ये ध्यान रहे, इफ द कोलिजन इज हेड ऑन, हेड ऑन का मतलब है ये रस्सी बराबर हो, यहां तक पहुंचे ये रस्सी पूरी, ये सीधा कोलिजन हेड ऑन होगा अगर, तो दे विल एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज। और बच्चों h हाइट जब ये गिरेगा तो इसकी वेलोसिटी यहां आके कितनी होगी, ये तुम्हें पता है ना, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी तुम्हें निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी यहां 0 है, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g जब ये नीचे को आएगा, एंड h इज हाइट, तो v कितना होगा, √2gh। तो अगर आपको बाई चांस h दे रखा हो 2 × 10, और अगर आपको ये दे रखा हो h से 20 मीटर, तो अगर ये 20 मीटर दिया है तो 2 × 10 × 20, तो उत्तर आपके पास आ जाने वाला है, या चलो 5 ही मीटर मान लो इसको, ज्यादा हाइट भी क्यों लेनी, 100 हो जाएगा तो 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा इसका उत्तर। इट विल हिट इट विद वेलोसिटी ऑफ 10, ये 10 की वेलोसिटी से हिट करेगा, लेकिन ये फिर 10 से मूव करेगा और इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। गॉट इट, हाँ ठीक है माधव, समझ में आ गया है ना। मतलब सिचुएशन को अप्लाई करने की बात है। दिस टाइम व्हेन बोथ ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ इक्वल मासेस, दोनों ऑब्जेक्ट्स इक्वल मासेस के हैं लेकिन टारगेट बॉडी एट रेस्ट। अब आपका जो सेकंड यूनिट आपने पढ़ा ये v स्क्वायर, वो भी लग रहा है, कोलिजन की नॉलेज भी लग रही है, तब जाके आंसर पे आप लोग पहुंच पा रहे हो। नहीं, बट रिमेंबर कोलिजन मस्ट बी, ये तभी पॉसिबल है अगर कोलिजन क्या होगा, इलास्टिक होगा। अब तुम बोलोगे सर ये तो सिचुएशन कुछ अजीब सी आ गई, नहीं अजीब सी नहीं आई, ये सिचुएशन बिल्कुल उसी से रिजेंबल कर रही है व्हेन बोथ द बॉडीज आर ऑफ इक्वल मासेस। लेकिन रिमेंबर मेन केस वही है, टारगेट बॉडी एट रेस्ट। बस छोटे छोटे केस है एक दो और, वो लेके आज का काम हम रोक देंगे यहाँ पे, 2-4 मिनट की काम है, ज्यादा नहीं। सब केस नंबर 2, सब केस नंबर 2। अब हम ये मान लेते हैं कि जब टारगेट बॉडी बहुत हैवी है, व्हेन टारगेट इज वेरी हैवी, अगर टारगेट बॉडी बहुत भारी है, मतलब M1 इज लेस देन M2, M1 बहुत छोटा है M2 से, M1 लेस देन M2। तो अगर ऐसा है M1 बहुत छोटा है M2 से, तो आप कुछ अप्रोक्सीमेशन लगा लेना यहाँ पे। अप्रोक्सीमेशन क्या लगा लेना, अगर बाई चांस M1 प्लस M2 आया तो उसको अप्रोक्सीमेट M2 ही लिख देना। M1 क्योंकि थोड़ा है, M2 में ऐड करके वो M2 ही लिख देना उसको, और अगर M1 माइनस M2 आया बाई चांस तो उसको माइनस M2 लिख दीजिएगा। ये अप्रोक्सीमेशन लगा दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो आपके पास पहला फार्मूला याद करिए, वेलोसिटी का क्या था, फार्मूला था M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2 इनटू क्या था, टारगेट बॉडी किस में थी, रेस्ट में थी, मल्टीप्लाइड बाय आई होप इट इज U2
U2 था नहीं, U1 था, U1 है भाई, क्या था यहाँ पे, थोड़ा जरा रिजल्ट देखिए, मेरे दिमाग से भी निकल गया, इट विल बी U2 शायद है, V1 में U1 ही था, है U1 था यहाँ पे, इट विल बी U1। M1 और M2 को बराबर कर दीजिए, तो अप्रोक्सीमेट कर दीजिए। अब अप्रोक्सीमेट इसको लिख दीजिए -M2 और नीचे वाले को लिख दीजिए +M2 और साथ में आ गया U1। तो इसका मतलब है V1 जो वेलोसिटी है, हाँ भावना ठीक है, ये कट जाएगा तो किसके बराबर आया, -U1 के बराबर आ जाएगा। देखो बच्चों, अब यही सिचुएशन पे आ जाइए, ये बहुत भारी कर दिया मैंने, बहुत भारी मतलब दीवार पे, दीवार बहुत भारी होती है ना, अब ये दीवार से टकराया, जाके पत्थर बॉल मारा आपने और दीवार से टकराया ना, बताया था केस। दीवार बहुत भारी है हमारे बॉल के कंपैरिजन में, तो जैसे ही वो दीवार को हिट करेगी बॉल, क्या होने वाला है, ये जो बॉल पीछे से आ रही है ये टकराएगी और उसी वेलोसिटी से पीछे, इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड थी, -10 हो जाएगी, मतलब टकरा के रिबाउंड करेगी, वापस रिबाउंड करेगी। क्लियर है ना। अगर टारगेट बहुत हैवी होगा तो उसी वेलोसिटी से जो बॉडी है वो क्या कर जाती है, रिबाउंड कर जाती है। क्या कर जाती है, रिबाउंड कर जाती है, इफ द टारगेट इज वेरी हैवी। आई होप दिस केस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। लास्ट केस है, लास्ट केस है, फिर आपको फ्री कर रहा हूं मैं, कोई नहीं। अब हम टारगेट बॉडी के बजाय तीसरे केस में किसको हैवी कर लेते हैं, जो हिट कर रही है, ये वाली हैवी अगर, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, when the target body is very light। अब भारी के बजाय वर्ड यूज कर लो, लाइट है, हल्की है बहुत ज्यादा, दैट इज M1 इस बार बहुत बड़ा है M2 से। तो जब ऐसा है तो इसका मतलब आप ये अप्रोक्सीमेशन लगाने वाले हो। अच्छा सुनो, रुको रुको, ये V1 निकाला, V2 भी निकालना है इसी तरह से, यहां V2 निकलेगा, V2 में था 2M1/M1 + M2, 2M1/M1 + M2 × क्या था इसमें, इसमें भी U1 था, इसमें भी U1 था। तो अगर इसको अप्रोक्सीमेट देखेंगे आप, M1/M1 + M2 को बोला था, M2 लिख लीजिए × U1। थोड़ा सा यहां देखिएगा, M1 हल्का था और M2 बहुत भारी था, M2 वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू M1। तो किसी चीज को जो बहुत बड़े नंबर से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो ये अप्रोक्सीमेटली बच्चों 0 आ जाता है। 0 नहीं आएगा तो वेरी नियर टू 0 आएगा। दीवार तो बहुत भारी हो गई ना, अगर दीवार जैसी चीज है तब तो 0 ही आने वाला हाल है, लेकिन अगर थोड़ा ही है तो क्या होगा, ये रिबाउंड करेगी, ये थोड़ी सी वेलोसिटी गेन करेगी, थोड़ा सा हिलेगी अपनी जगह से, मास में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, तो ये टकरा के हटना है इसको तो, लेकिन इसको थोड़ी सी अपनी जगह डिस्प्लेस करनी है, थोड़ा सा हिलना है इसको, क्योंकि वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो आएगी यहां से। और अगर ये इतनी भारी है जैसे दीवार है तब कुछ नहीं होने वाला, तो वेलोसिटी ऑफ द वॉल मस्ट बी इक्वल टू 0। दोनों ही बातें करनी पड़नी थी ना, V1 की बात भी होनी थी और V2 की बात भी होनी थी, अब नहीं होनी है। तो अभी जब M1 भारी है तो इसको M1 लिख देंगे और M1 - M2 को भी अप्रोक्सीमेट M1 ही लिख देना है आपको। और इसको लिख देना है तो देयरफॉर V1 इक्वल्स टू, पहले की वेलोसिटी यहीं से कर रहा हूं मैं, M1 - M2/M1 + M2 × U1 था, इक्वल्स टू, देखो बच्चों M1 - M2 को M लिख दिया, M1 + M2 को भी M1 लिख दिया, तो क्या आ गया, M1 अप्रोक्सीमेट का साइन M1/M1 × U1 तो कट जाएगा, इंप्लाइज V1 = U1। वो बोलते हैं ना, हाथी अपनी चाल से चलता रहता है। हाथी मींस कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है और इसको आगे कोई छोटा ऑब्जेक्ट मिल गया, नहीं
बड़ा सा ट्रक आ रहा है और रास्ते में साइकिल आ गई और दोनों की टक्कर हो गई। साइकिल रेस्ट में थी, ट्रक आ रहा था, तो ट्रक की स्पीड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई भारी बॉडी जो है एक हल्की बॉडी से टकराती है, तो जो भारी बॉडी होती है, जो फर्स्ट बॉडी है, उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आता। क्लियर है ना ये? When the target body is light, आगे वाली बॉडी लाइट है, जो आ रही है और जो टक्कर कर रही है, जिसको टक्कर करनी है पीछे से जो आ रही है, टारगेट हल्का है, ये बड़ा है, तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है, उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है। अगर यहां पर यही केस ले लिया जाए और ये हल्की सी बॉल रख दी जाए यहां पे, बहुत छोटी, और ये बहुत भारी है, कोई और ऐसी चीज रख दी जो बहुत लाइट है, तो ये इसको हिट करेगी 10 मीटर पर सेकंड से और इसकी वेलोसिटी नहीं बदलेगी, 10 ही रहेगी। v1 इक्वल्स टू u1 होगा। क्लियर है ना? हल्की बॉडी से टक्कर हो रही है तो वेलोसिटी में चेंज नहीं आता है। भारी बॉडी से टक्कर हो रही थी तो वापिस हट रही थी, रिबाउंड कर रही थी उसी वेलोसिटी से। ठीक है जी। और ये आइडियल सिचुएशन जितनी होगी ना उतना फिर रहेगा, जितना डिफरेंस ज्यादा होगा, जो ये केसेस बताए मैंने। लास्ट पॉइंट है V2 के लिए। V2 क्या था? 2m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू u1 बराबर है। m1 प्लस m2 को मैंने क्या बोला था आपको करने को कि m1 भर दो, तो m1 से m1 कट गया, तो वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉडी मस्ट बी अप्रोक्सीमेटली ट्वाइस। बच्चों यहां पर इसको हिट होना है, 10 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आई है, ये तो 10 से ही चलती रहेगी, लेकिन सामने वाला ये जो हल्की बॉडी थी इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है। इसकी स्पीड 20 हो जाएगी, इसकी 10 ही रहने वाली है। हाँ ठीक है मीनाक्षी, 2u1 अंडरस्टैंड। तो 10 थी, 10 की डबल हो जाएगी 20। तो दो केसेस डिस्कस किए, दोनों बॉडी जब इक्वल मास की है, और फिर बोला कि अगर टारगेट बॉडी रेस्ट में है और टारगेट बॉडी रेस्ट में है तो दोनों मासेस है इक्वल, तो क्या होना है, टारगेट बॉडी रेस्ट में है, दोनों बराबर है, तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है। फिर दूसरा केस बताया, टारगेट इज हैवी, ये हैवी है, तो 10 के बजाय इसकी -10 हो जाती है, और ये नहीं मूव करती है, इसकी वेलोसिटी 0। और जब ये लाइट है तो इसकी 10 ही रहती है कोलिजन के बाद, और दूसरी बॉडी जो है 10 के बजाय 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है वेलोसिटी। ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप इट इज क्लियर टू यू। आपको ये समझ में आ गया होगा। फॉर एनी डाउट्स अगर रहते हैं आपके, कल मेरे को बता देना आपने, कोई चीज़ अगर दोबारा से लेनी होगी। लेकिन दिस आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। शुरू में डिफाइन करना है 1 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन क्या होते हैं, आपके नोट्स में डिफाइंड है। डिफाइन 1 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन पहले, और फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाइए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइए। पहले ई को 1 प्रूव करिए, और जब ई को 1 प्रूव कर दिया जाए तो उसके बाद फिर अगला काम करिए। तो जल्दी से मार्क योर अटेंडेंस फर्स्ट नाउ। मुझे अटेंडेंस चाहिए इस वक्त आपकी। अभी अपने नाम के आगे पी लिख के और फिर छुट्टी करिए आप। पी लिखने के बाद आप लोग अपना जो लेक्चर है वो छोड़ सकते हैं। देयर इज डिफरेंस बिटवीन चिराग, यस सर नहीं लिखना है, पी लिखना है। जब पी बोला है तो पी लिखना है, प्रेजेंट मार्क करना है। 4 अभी माधव नहीं है हमारे साथ, मुझे लग रहा है माधव की अपनी क्लास शुरू होगी। ठीक है, ओके देन, थैंक यू।